हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 तक आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर पीछे वाला नहीं देखे हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी यूनिट आपको मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और उसके अलावा उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। ये डीएलएड के लिए है। इसके अलावा समान अध्ययन का भी आपको मिल जाएगा, करेंट अफेयर का भी मिल जाएगा, सभी चीज़ों का आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा अगर हमारे ग्रुप में आप जुड़ते हैं। डेली आप सभी की जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है और ये नंबर जो दिख रहा है आपका, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। ठीक है, तो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। 351 मात्र यहाँ पर चार्ज है और 351 पेमेंट करिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर पेमेंट करना है। ये अगर इस पर नहीं होता है तो इस पर भी आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी नंबर पे आप पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है और गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सएप, आपका पेटीएम नंबर भी यही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ मिल जाएगा और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा, कैरियर परिवार से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे इकाई नंबर 4 और इकाई 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये 2 क्लास में आपका यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 5 आपका शुरू किया जाएगा, मतलब कि आधा डीएलएड यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर ECCE की आवश्यकता एवं इसका क्या उद्देश्य है। एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECC पाठ्यक्रम की समझ को पढ़ेंगे। ECCE पाठ्यक्रम के लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य के बारे में जानेंगे, इसका नियोजन के बारे में जानेंगे। कक्षा में विवाकोसुनुकूल बाल केंद्रित समावेशी वातावरण के बारे में जानेंगे। समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होगा। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम और अधिगम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि इतने टॉपिक को आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और कल दोस्तों आपका जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कल देखेंगे, शारीरिक शिक्षा कल देखेंगे, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था कल देखेंगे, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था और राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अपेक्षा, ये जो टॉपिक है ये आपका कल कंप्लीट कराया जाएगा। और सोमवार से फिर यूनिट 5 आपका शुरू हो जाएगा। कल शनिवार है, आज शुक्रवार है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल तक। ठीक है, चलिए तो आज इकाई नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो पहला जो टॉपिक है वो है ECCE की क्या आवश्यकता है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए ECCE इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल, है ना। तो ये है ECCE, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी चीज़ आपको दिया गया है ना। जो भी मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और आप लोग अपना नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि ECCE कार्यक्रम अपवंचित वर्ग की महिलाओं के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, जी हाँ, जो अपवंचित वर्ग के जो महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उसको शिक्षा से जोड़ने के लिए तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया है ECCE कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से याद रखिएगा जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाती है। पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है दोस्तों, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कह रहा है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को याद रखिएगा। ठीक है, और ये अपवंचित वर्ग के महिलाओं, ऑप्शन में भी आपको दे सकता है छांटने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है आगे कि प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है।
प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल को शिशु देखभाल और शिक्षा भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको एक अलग नामों से भी जाना जाता है, शिशु देखभाल और शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी शैशवावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि जो शैशवावस्था का जो उम्र होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इस समय बच्चे का अगर विकास अगर अच्छे तरीके से हो तो आगे चल कर के भी उसका अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। कह रहा है कि प्राचीन और आधुनिक सभी शिक्षाविद एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि बच्चे के प्रथम 5 वर्ष उसके शारीरिक, उसके मानसिक और सांवेगिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला होती है। जी हाँ, अगर बच्चे का शैशवावस्था अगर अच्छे तरीके से अगर उसका बीत जाता है तो फिर उसका आगे चल कर के काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जी हाँ, ये कल आपको बताया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कल का जो क्लास था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। ठीक है, कल वाला भी PDF आपको ग्रुप में हम दे दिए हैं और यूनिट 3 भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो जो लोग पुराने थे और नए ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो देखिए जो पुराने लोग थे है ना, उनको ग्रुप में जो मैसेज गया था 100 रुपीज़ पे करके आप नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वो लोग 100 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको नया ग्रुप में आपको मिल पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग लगभग 700-800 लोग नए ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। जो नए लोग हैं उनको 351 रुपये चार्ज लगेगा और उनको सभी PDF फिर आपको मिल जाएगा। DLED, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, जो भी है, करंट अफेयर, सारा चीज़ आपका। चलिए हम चलते हैं सिलेबस पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राममूर्ति समिति रिपोर्ट 1990 तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल पर विशेष रूप से बल दिया गया है। चलिए देखिए इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा। जी हाँ, यहाँ पर चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा समिति की रिपोर्ट और विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सन 2000 में दिए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बाल शिक्षा और देखभाल कार्यक्रम के उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो आपका ECCE जो कार्यक्रम है, इसको 2000 में लाया गया था दोस्तों। और इसका क्या उद्देश्य है, आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। उद्देश्य, आखिर इसका क्या उद्देश्य था? तो पहला उद्देश्य ये है कि शिशु का समुचित शारीरिक विकास करना है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, मांसपेशियों में अच्छा समन्वय हो, वांछनीय कौशलों का विकास हो। दूसरा पॉइंट है कि शिशु में स्वच्छ मानसिक आदतों का विकास हो, व्यक्तिगत समायोजन के लिए आवश्यक जीवन शैलियों का विकास हो, जैसे कि कपड़ा पहनना, भोजन करना इत्यादि। तीसरा है शिशु में सौंदर्य बोध प्रोत्साहित करना। चौथा है शिशु जिस वातावरण में रहता है उसे समझने में उसकी सहायता करना। तो ये है इसकी विशेषताएं, और भी इसकी यहाँ पर विशेषताएं दिया गया है, आप इसको डिटेल से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCE पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या की समझ है। यानी कि इसमें कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में तीव्र शारीरिक विकास। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है ना, वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। मानसिक परिवर्तन भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। वही कह रहा है कि ECCE की पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए। यानी कि ECCE के तहत पाठ्यचर्या का निर्माण कैसा होना चाहिए? तो कह रहा है कि जो बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के अनुरूप हो, है ना। कैसा पाठ्यचर्या हो? तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यचर्या होना चाहिए। सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात विभिन्न ECCE कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अब आगे कह रहा है कि ECCE के लिए संतुलित और संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या में निम्नलिखित पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। यानी कि इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहला पॉइंट है वो है साक्षरता, यानी कि क्लीननेस। जी हाँ, तो स्वच्छता है, साक्षरता नहीं, स्वच्छता, है ना। स्वच्छता यानी कि क्लीननेस होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट पाठ्यचर्या में। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में स्वच्छता को शामिल करना आवश्यक है। जी हाँ, स्वच्छता काफ़ी ज़रूरी है और प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे कि कपड़ों,
बालों तथा अपने आसपास गंदगी न फैलाना, डस्टबिन का उपयोग करना और वस्तुओं को ठीक से रखना, इस सभी चीज़ों का शिक्षा देना। दूसरा पॉइंट है कि सहयोग की भावना। जी हाँ, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करना, यानी कि बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे वे अपनी चीज़ें दूसरों को देना सीखें, है ना। इससे वे संपर्क करना भी सीखते हैं और सहयोग से रहना तथा कार्य करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हस्त कौशलों का विकास करना। जी हाँ, बच्चों में हस्त कौशलों का भी विकास करना, है ना, ताकि बच्चों को चित्रकारी करना सिखाना। इससे बच्चों को सृजनात्मक शक्तियों का विकास भी होता है और उनकी ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का भी बच्चों में विकास करना है। कह रहा है कि बच्चों को संप्रेषण पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर शब्द भंडार में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे अभी बहुत सारा ऐसा टॉपिक आने वाला है जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है भाषाई एवं गणित कौशल। जी हाँ, तो पाठ्यक्रम में भाषाई तथा गणित कौशल को भी शामिल करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। यानी कि ECC जो पाठ्यचर्या में लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है दोस्तों आपका भूमिका, यानी कि ECC परियोजना ऐसे बच्चों के लिए निर्मित की गई है जो प्रारंभिक बाल्यकाल में हैं। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यकाल यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के वो बच्चे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो है बच्चों को विद्यालय जाने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करना। जी हाँ, जब बच्चे 3 साल 4 साल के हो जाते हैं तो विद्यालय जाना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार कर देना। और एक बाल केंद्रित कार्यक्रम है जिसमें प्रारंभिक काल में बच्चे की देखभाल भी की जाती है, जिससे बाल मृत्यु दर कम हो। साथ ही साथ उन्हें खेल तथा मनोरंजन के माध्यम से भी सिखाया जाता है। ठीक है, अब है कि ECCE के लघु उद्देश्य, यानी कि लघुकालिक उद्देश्य आखिर इसके क्या क्या हैं। ठीक है, तो लघुकालिक उद्देश्य को हम यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि लघुकालिक उद्देश्य निम्नलिखित है। बहुत सारे लघुकालिक उद्देश्य हैं, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में निकलते हैं। पहला जो है वो है सस्ती सामग्री से मॉडलों का विकास करना। जी हाँ, दूसरा है विशेषज्ञ सेवाओं का विकास करना और तीसरा है नवीनतम प्रगति की विभिन्न कार्यक्रमों को सूचना देना। ये आपको ऑप्शन में दे सकता है और वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चौथा है प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करना। ठीक है, पांचवा है कि छोटे बच्चों के विकास से शैक्षिक माध्यमों की प्रभावशीलता का पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ECC परियोजना के दीर्घकालिक उद्देश्य। जी हाँ, अभी हम लोग देखें लघुकालिक उद्देश्य, अब है आपका इसका दीर्घकालिक उद्देश्य आखिर क्या है ना। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पढ़ते हैं आप, है ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो उसी प्रकार से लघुकालिक उद्देश्य क्या था और दीर्घकालिक उद्देश्य। दीर्घकालिक उद्देश्य में पहला पॉइंट है कि राज्यों में शिक्षा विभागों को प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने में सहायता देना। दूसरा यहाँ पर दीर्घकालिक उद्देश्य है कि पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए आधारभूत अधिगम तथा खेल सामग्री का विकास तथा शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री का विकास करना। तीसरा यहाँ पर दीर्घकालिक उद्देश्य है कि प्रत्येक राज्य के ECCE शिक्षा शास्त्रियों को आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा में प्रशिक्षित करना। और चौथा दीर्घकालिक उद्देश्य है कि सुपरवाइजर्स एवं प्रशंसकों को ECCE शिक्षा की दिशा में अनुस्थापित करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि ECC पाठ्यचर्या का नियोजन। चलिए अब देखते हैं पाठ्यचर्या का इसका क्या नियोजन है। तो इसको कह रहा है कि ECC पाठ्यचर्या का नियोजन इस प्रकार किया जाता है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बाल मृत्यु दर में कमी आ सके। इसके लिए टीकाकरण के बारे में बताया जाता है तथा बच्चों को सरकारी अस्पतालों तथा नगर निगम के चिकित्सा केंद्रों से स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। सभी चिकित्सा सुविधाएं सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत धन प्राप्त करती है, परंतु अनुपूरक सूची राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। तो ये आप इसको डिटेल से थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है आपका कि कक्षा में
विकासोन्मुखल, बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण। यहाँ पर 3 पॉइंट हम डील करेंगे। एक तो कक्षा में विकासोन्मुखल होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी वातावरण। ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से हमेशा 1-2 प्रश्न आपको पूछ लेगा। कह रहा है कि कक्षा में विकासोन्मुखल, बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण से तात्पर्य है कि कक्षा में ऐसी भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति का होना जिसमें सभी छात्र बिना किसी भेदभाव से शिक्षा ग्रहण करते हों, है ना। मतलब कि वैसा वातावरण जहां बच्चे क्या हैं, तो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हों। और कक्षा का वातावरण जो है वो कैसा हो, तो बाल केंद्रित हो। कक्षा के वातावरण का बालक के सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समावेशी वातावरण होने से सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया जाता है। शिक्षाविदों का मत है कि कक्षा में विकासोन्मुखल वातावरण सीखने में सहायक होता है। इसमें सभी सकारात्मक स्थितियां आ जाती है, जैसे मिलजुल कर कक्षा का आयोजन करना, कक्षा में मेज़ों को ठीक से लगाना, दीवारों को विशेष अधिगम सामग्री से सजाना, विभिन्न दृश्य श्रव्य डिजिटल सामग्री का प्रयोग करना इत्यादि। बाल केंद्रित वातावरण का वह वातावरण होता है जिसमें बच्चे अधिनायक होते हैं और संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों को रुचियों, मनोवृत्तियों आदि को देखने में आगे बढ़ाती है। ठीक है, चलिए, तो ये था समावेशी शिक्षा के बारे में दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी डिटेल से दिया गया है और समावेशी शिक्षा आपको इससे हमेशा एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है समावेशी शिक्षा से। इसको आप डिटेल से थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न आयाम एवं अधिगम। ठीक है, प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक वर्ष कहने का मतलब हुआ शैशवावस्था समय, है ना। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बच्चे का किस प्रकार होता है। ठीक है, शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेकर के 5 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चा। ठीक है, तो कह रहा है कि सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था का अर्थ उस अवस्था से लगाया है जो औसतन कब से कब तक होता है, तो जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक चलती है। अब देखिए, एडलर के अनुसार यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना। एडलर के अनुसार कहा जा रहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। जी हाँ, तो ये किसका कथन है शैशवावस्था के बारे में, तो ये एडलर महोदय का है। कह रहा है कि शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से 3 वर्ष तक की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है और शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं, है ना। जैसे कि पहला है बच्चे का कोमल अंग, है ना। बच्चे का कोमल अंग, जब बच्चे जन्म के पश्चात शिशु और उसके अंग कोमल एवं निर्बल होता है, माता पिता पर वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आश्रित रहता है। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चे पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। पूरा शैशवावस्था पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके। दूसरा है लंबाई और भार के बारे में दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल से आपको दे दिया है कि शैशवावस्था में बालक एवं बालिकाओं की औसत लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ये ऊपर में बालक है और इसके नीचे बालिकाओं हैं। ये वाला हो गया आपका बालक का और नीचे वाला हो गया आपका बालिकाओं का। ठीक है, ये जन्म के समय है, ये 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3, 4, 5 और 6 वर्ष तक। यानी आपको दिया हुआ है कि कितने बच्चे का औसत लंबाई होनी चाहिए शैशवावस्था में। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि शैशवावस्था में बालक और बालिकाओं का औसत भार। अभी आप देखे थे लंबाई के बारे में, अब नीचे दे दिया यहाँ पर औसत भार के बारे में, तो इसको भी यहाँ पर आपको देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क तथा सिर। अगला है दांत, हड्डी, स्नायु विकास, मांसपेशियाँ, अन्य अंग, समस्त प्रणालियों का विकास। तो ये था प्रारंभिक वर्षों में विकास किस प्रकार से होता है और किस किस चीज़ों पर ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। अब देखेंगे दोस्तों भाषा का विकास। भाषा का विकास अब बच्चे का होगा, है ना। बच्चे का विकास अब किस प्रकार से होगा, भाषा का विकास। अब चलिए देखते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक विकसित प्राणी माना जाता है, बिल्कुल सही है। एवं अन्य प्राणियों के समक्ष ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वे अपने विचार एवं भाव दूसरे प्राणी तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सके और उसे प्रकट कर सके। यह विशेष अनुकंपा सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को ही प्राप्त है कि जो अपनी जो मन का जो भाव है वो अपने दूसरे के पास व्यक्त कर सके। कह रहा है कि इसकी विशेषता इसकी भाषा और वाणी है, यानी कि हम लोग भाषा के द्वारा ही, वाणी के द्वारा ही अपना बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ,
यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी माना जाता है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है। जी हाँ, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो परिवार से मिलता है, और यही परिवार से वो सबसे पहले सीखता है, उसके बाद फिर अपना विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चा परिवार से जो सीखता है, तो इसीलिए फैमिली को हमेशा अच्छे भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा भाषा सीख सके, है ना। यहाँ पर कथन दिया गया है कार्ल सी गैरिसन के अनुसार। जी हाँ, कार्ल सी गैरिसन का कथन ये है कि स्कूल जाने से पूर्व, है ना, स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उसके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कार्ल सी गैरिसन के अनुसार। कह रहा है कि भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है, और यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है, और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है और पहले ही सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। अब है कि आखिर भाषा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो भाषा का अर्थ आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। भाषा विकास का क्रम क्या होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, भाषा विकास का जो क्रम होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है आपको, है ना, यहाँ पर जो है उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले शैशवावस्था यहाँ पर लिखना चाहिए, है ना, उसके बाद पूर्व शैशवावस्था, फिर तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए जो आपको समझाया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है कि भाषा जो विकास होगा, वो जो क्रम है वो सबसे पहले जो होना चाहिए वो शैशवावस्था होने चाहिए, है ना। भाषा विकास का जो पहला क्रम क्या है? तो शैशवावस्था में, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो बच्चों का भाषा का विकास होता है। तो कह रहा है कि यह तथ्य सर्वविदित है कि शैशवावस्था मनुष्य की सबसे कम सक्रिय अवधि है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो बिल्कुल कोरा कागज़ होता है ना। जो भी वो सीखेगा, जो भी सुनेगा, उसको वो उसी प्रकार से बोलने लगता है और उसी प्रकार से वो सीख जाता है। फ्रायड का कथन ये है कि शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में ही बनता है। ये कथन पूछा गया एग्जाम में है, तो याद रखिएगा, ये भाषा से संबंधित कथन है ना, ये फ्रायड के अनुसार। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि भाषा को क्रमानुसार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला जो है वो है रुदन। जब बच्चा शुरू करता है बोलने के लिए तो इसको कहा जाता है रुदन, यानी कि चूँकि बोलना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है ना, बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद ही बच्चा धीरे धीरे करके बोलना सीखता है। दूसरा जो यहाँ पर बोलने की जो बात है वो है बलबलाना, यानी कि बच्चा फिर धीरे धीरे क्या करता है? बलबलाता है। फिर उसके बाद इंगित करना, है ना, और फिर नेक्स्ट है वो बोलना है, यानी कि बोलना जो है ये भाषा प्रयोग की यह अंतिम अवस्था मानी जाती है। और इसका आरंभ जो है वो 1-1.5 वर्ष के करीब हो जाता है। मतलब कि जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है ना, तो लगभग बोलने के लिए वो सीख जाता है। और भाषा बोलना भी एक कौशल है, अतः इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है और बच्चे को बार बार इसकी अभ्यास कराते रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि भाषा की ध्वनि की पहचान, और उसके बाद है प्रथम शब्द। तो प्रथम शब्द में ये दिया गया है कि 8 से लेकर के 12 माह की आयु में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चा प्रथम शब्द का प्रयोग कब, किस आयु में करता है? तो 8 से लेकर के 12 माह की आयु में। लगभग 1 साल तक बच्चा जो है धीरे धीरे करके शब्दों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है शब्द युग्म का उच्चारण, यानी कि 18 से लेकर के 24 माह की आयु तक शिशु जो है दोस्तों ये प्रायः शब्द युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। शब्द युग्म मतलब कि एक से अधिक वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि 8 माह तक बच्चे का जो शब्दकोश होता है वो 0 होता है। मतलब कि एक भी बच्चा वो एक भी शब्द वो नहीं बोलता है। 10 मास तक होते होते वो सबसे पहला शब्द बोलता है। उसके बाद 1 वर्ष तक भी 3 वर्ड, 1 से 3 वर्ष तक 19 वर्ड। तो ये पूरा आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कितने वर्ष तक बच्चे को यहाँ पर शब्दकोश उसके अंदर दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाता है, ठीक है। और ये जो कथन है दोस्तों, ये किसका कथन है? तो ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि शिशुओं की शब्दावली का अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिकों जैसे कि स्मिथ और सिसोर द्वारा हुआ है, और कुछ इस प्रकार से निष्कर्ष उन्होंने निकाला है कि इतने उम्र तक इतने शब्दों का भंडार उसके अंदर हो जाता है बच्चा के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देखिए शैशवावस्था में, है ना, अब देखेंगे भाषा का विकास हम लोग देखे थे शैशवावस्था में। अब है बाल्यावस्था में भाषा का विकास। जी हाँ,
बाल्यावस्था यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों में भाषा का विकास। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12 शैशवावस्था बाल्यावस्था में भाषा का विकास। और इसमें देखिए कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट भी दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। जैसे कि सिसोर महोदय ने बालक बालिकाओं के शब्द भंडार का अध्ययन करके बताया है कि उसके शब्दों की संख्या 10 से 12 साल तक 35,000 के लगभग पहुंच जाता है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो शब्द भंडार होता है वो कितना हो जाता है। तो 7 साल में आपको दिया गया है 21,200, 8 साल में दिया है 26,300, 10 साल में दिया हुआ है 34,300, 12 साल में दिया हुआ है 50,500। मतलब कितने शब्द भंडार बच्चे के अंदर हो जाते हैं। ये हो गया आपका बाल्यावस्था। तो अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। जी हाँ, यानी कि किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है ना। और ये किशोरावस्था जो है ये जन्मोपरांत कौन सी अवस्था है दोस्तों, तो तीसरी अवस्था है। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। कह रहा है कि जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत ये प्रारंभ होता है किशोरावस्था। कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलती है ये। और यद्यपि कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदों, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। जी हाँ, इसमें कुछ अंतर भी पाया जाता है। जैसे इंडिया में आपका 12 से 18 हो गया है ना, दूसरे देशों में इसका कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, कुछ कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, अभी 3 हम लोग यहाँ देखे कि बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाषा का जो विकास हो गया बच्चों में, अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहला जो कारक है वो है बुद्धि, है ना। बुद्धि जो है ये पहला कारक है। दूसरा कारक है आपका जैविकीय कारक, और तीसरा है वातावरणीय कारक, और चौथा है चलिए 3 ही कारक आपको यहाँ पर दिया है जो आपको बच्चे को भाषा के विकास में प्रभावित करता है आपका। अब है बुद्धि का आखिर अर्थ क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ और बुद्धि का क्या परिभाषा है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। और ये परिभाषा आपको याद रखना है, क्योंकि यही परिभाषा आपको एग्जाम में पूछेगा। कह रहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे मनुष्य अपनी नई आवश्यकताओं के अनुकूल अपने चिंतन को चेतन रूप से अभियोजित कर लेता है। बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। अब देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग यहाँ पर बताया गया है बुद्धि के बारे में, और ये सभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि टर्मन महोदय के अनुसार कह रहा है कि बुद्धि जो है ये अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार कह रहा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। नेक्स्ट है स्टर्न के अनुसार कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। नेक्स्ट है बकिंघम के अनुसार कि सीखने की शक्ति ही क्या है, तो बुद्धि है। और गाल्टन के अनुसार कह रहा है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। नेक्स्ट है वेसलर के अनुसार, तो वेसलर का कथन है दोस्तों कि बुद्धि एक समग्र क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अर्थात बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना जाता है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक दिया गया है, बुद्धि का जो परिभाषा दिया गया है, ये आप यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूछ सकता है एक आठ हो। ठीक है, अब है कि बुद्धि की क्या प्रकृति है। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं से बुद्धि की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है। अब क्या निष्कर्ष निकला है दोस्तों, तो बुद्धि सीखने की क्षमता है। बहुत सारा निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि के प्रकार। ठीक है, अब देखेंगे हम बुद्धि कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो बुद्धि होता है ना, वो बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं और सिद्धांतों से इसके स्वरूप व प्रकार का पता चलता है। बुद्धि का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसे किसी एक कारक या क्षमता के आधार पर नहीं समझा जा सकता है ना। बुद्धि क्या है, विभिन्न क्षमताओं की समग्रता को परिलक्षित करता है ना। बुद्धि कोई एक कारक नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि जो क्या है, तो वो विभिन्न क्षमताओं की समग्रता को परिलक्षित करती है। और E.L. थॉर्नडाइक, डोनाल्ड हेब और वर्नन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को निम्न प्रकारों से विभक्त यहाँ पर किया है दोस्तों। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि अनुवांशिक क्षमता के रूप में बुद्धि। ठीक है, और दूसरा है अवलोकन व्यवहार के रूप में बुद्धि। यहाँ पर आप इसको डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका कि परीक्षण श्रेयांक के रूप में बुद्धि आपका।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा अलग से दे दिया है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि थॉर्नडाइक जो महोदय है ना, ये बुद्धि को कितने भागों में बांटे हैं, तो 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यहाँ से ये तीनों आप नोट कर लेना है, ये पूछ सकता है। थॉर्नडाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो अमूर्त बुद्धि क्या है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब कह रहा है कि यह बुद्धि जो है ये अमूर्त समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है और यह विचारों के परिचालित करने की क्षमता से संबंधित है। मूर्त बुद्धि में कह रहा है कि यह बुद्धि मूर्त समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, यह वस्तुओं के परिचालन करने से क्षमता से संबंधित है आपका। चलिए हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि इसके अतिरिक्त आजकल बुद्धि के और 2 प्रकारों की चर्चा की जाती है ना। अभी इतना प्रकार हम लोग देखे, इसके अलावे भी और भी बुद्धि के प्रकार हैं, इसको भी हमको देखना है। जैसे कि आपका 2 प्रकार और यहाँ पर बताया गया है, एक तो संवेगात्मक बुद्धि और दूसरा है आध्यात्मिक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब कि यह बुद्धि अपने संवेग व दूसरों के संवेगों को समझने में सहायता करता है और यह संवेगात्मक समस्याओं को हल करने में मदद करती है। दूसरा बुद्धि है दोस्तों कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक परिपक्वता का सूचकांक है और ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वानुशासित, कर्तव्यपरायण, परोपकारी, चेतना का विकसित स्वरूप वाले होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि आपका। अब यहाँ पर देखिए सामान्य मानसिक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया है। अब चलते हैं हम आगे कि बुद्धि मापन या परीक्षा का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि बाह्य व्यवहार द्वारा मानसिक योग्यता, संज्ञानात्मक परिपक्वता और समायोजन की क्षमता का मापन बुद्धि मापन कहलाता है। तो बुद्धि मापन किसे कहते हैं आप यहाँ पर देख लिए। अब है कि बुद्धि मापन का कार्य विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। इन परीक्षणों में सम्मिलित पदों का प्रकृति व प्रकार के आधार पर बुद्धि लब्धि सूचकांक तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो ये जो बुद्धि लब्धि है, एक प्रश्न यहाँ से आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछा जाएगा और यही बुद्धि लब्धि के बारे में अभी डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। तो उसी फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर डिटेल से अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, अब है कि बुद्धि मापांक के क्या क्या अवयव हैं। सबसे पहले तैथिक या कालानुक्रमिक आयु। जी हाँ, इसको कहा जाता है वास्तविक आयु भी आप इसको कह सकते हैं। कालानुक्रमिक आयु को वास्तविक आयु भी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और मानसिक आयु आपको नीचे हो गया ये मानसिक आयु, और बुद्धि लब्धि क्या होता है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कालानुक्रमिक आयु यानी कि वास्तविक आयु भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक जन्म तिथि से वर्तमान समय की अवधि को तैथिक या कालानुक्रमिक आयु की संज्ञा दी जाती है। मतलब कि इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, वास्तविक जन्म तिथि मतलब कि आपका जब जन्म हुआ और अभी तक, है ना, जब जन्म हुआ था और अभी तक आपकी उम्र कितनी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि होती है। इसकी जानकारी व्यक्ति या उसके माता पिता से पूछकर अथवा जन्म कुंडली, विद्यालय से रिकॉर्ड आदि को देकर के प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि कालानुक्रमिक आयु का कहाँ से पता लगाएंगे, तो जन्म कुंडली में लिखा हुआ होगा कि आपका जन्म कब हुआ और अभी कितना आपका उम्र हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या होता है दोस्तों, तो कह रहा है कि मेंटल एज, यानी कि सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बीने तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया था। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, है ना। तो औपचारिक बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किसने किया था, तो सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन के द्वारा किया गया था। और कह रहा है कि 1908 में अपनी मापनी संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इसको शॉर्ट में MA भी कहा जाता है, इसका संप्रत्यय दिया था। कह रहा है कि मानसिक आयु के माप का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता का सूचकांक, अर्थात किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों के तुलना में कितना है ना। किसी बच्चे का थोड़ा सा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी बुद्धि परीक्षण पर उसके बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष वाले बच्चे की औसत निष्पादन
उत्पादन के बराबर है। और जो अगला था वो है बुद्धि लब्धि, है ना, क्योंकि 3 चीज़ हमारे पास चाहिए, एक तो हो गया आपका वास्तविक आयु, एक हो गया मानसिक आयु और एक हो गया बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि जो है दोस्तों यानी कि इंटेलिजेंस क्यूटेंट, ठीक है, क्यूटियंट कह रहा है कि आईक्यू, जिसको आईक्यू कहा जाता है ना, कह रहा है कि 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक, जी हाँ, इसका जो परीक्षण हुआ था 1912 में हुआ था जर्मन मनोवैज्ञानिक के द्वारा, उनका नाम था विलियम स्टर्न, ठीक है। इन्होंने बुद्धि को मापने के लिए मानसिक लब्धि के संप्रत्यय का विकास किया था। तो ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। और ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र आप यहाँ से याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए बुद्धि लब्धि जो फॉर्मूला था ये किसने दिया, तो ये स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये जो फॉर्मूला दिया गया था ना, ये गलत फॉर्मूला था आपका। यही फॉर्मूला दिया गया था मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु, मतलब कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, मानसिक मेंटल क्विटेंट बराबर, ठीक है। लेकिन इसको संशोधन किया गया 1916 ईस्वी में, है ना। ये बुद्धि लब्धि जो है इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया। सबसे पहले दोस्तों 1912 में दिया गया था, याद रखिएगा, विलियम स्टर्न के द्वारा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको 1916 में इसको संशोधन किया गया, किसके द्वारा, तो टर्मन महोदय के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, टर्मन महोदय के द्वारा इसको संशोधन किया गया और इन्होंने मानसिक लब्धि के स्थान पर बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को इन्होंने जन्म दिया। और इन्होंने फॉर्मूला दिया था, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया, तो टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, कालानुक्रमिक आयु या फिर इसी को कह सकते हैं वास्तविक आयु, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। और यहाँ पर आप समझ लिए कि कालानुक्रमिक आयु क्या होता है, मानसिक आयु क्या होता है और बुद्धि लब्धि क्या होता है, किसने दिया था, कब दिया था, ये सभी चीज़ आप यहाँ पर समझ गए। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्मूला से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु दे देगा, बुद्धि लब्धि आपसे पूछ लेगा, कभी कभी बुद्धि लब्धि दे देगा, कालानुक्रमिक आयु दे देगा, मानसिक आयु पूछ लेगा, है ना। मतलब कि 2 चीज़ दे देगा, एक चीज़ आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस सूत्र के माध्यम से बुद्धि लब्धि के मापन में 3 प्रकार की स्थितियाँ हो सकती है। जी हाँ, ये स्थितियाँ 3 प्रकार की क्या क्या हो सकती है, तो ये स्थितियाँ भी आप ध्यान में रखना है, 1, 2 स्थिति और ये तीसरा स्थिति। कह रहा है कि मानसिक आयु यानी कि MA, अगर मानसिक आयु बराबर कालानुक्रमिक आयु हो तो अब IQ 100 होगा। क्या कह रहा है कि जब मानसिक आयु जो है कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो तब इसका IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि मानसिक आयु जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, मानसिक आयु क्या होगा, ज़्यादा होगा कालानुक्रमिक आयु से, तब IQ कितना होगा दोस्तों, यानी कि बुद्धि लब्धि कितना होगा, 100 से अधिक होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि जब मानसिक आयु जो है वो कालानुक्रमिक आयु से क्या हो, छोटा हो, तब IQ क्या होगा, 100 से कम होगा, ठीक है। यानी कि मानसिक आयु अगर बड़ा होगा तो 100 से यहाँ पर IQ अधिक होगा, और मानसिक आयु अगर छोटा होगा तो IQ क्या होगा, 100 से कम होगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु अगर बराबर होगा तो IQ कितना होगा, 100 होगा। ये चीज़ 3 पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम चलते हैं आगे। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का वितरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसको कैसे प्राप्तांक किया जाता है, तो इसको आप डिटेल से यहाँ पर पढ़िएगा, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य यानी कि औसत कितना होता है, 100 होता है। जिन व्यक्तियों का बुद्धि लब्धि प्राप्तांक अगर 90 से 110 के बीच में है तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि वाला। ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ना, कि बुद्धि लब्धि अगर आपका 100 से लेकर के, जैसे कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है दोस्तों, इस फिगर से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए, इस फिगर से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एवरेज है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 90 से लेकर के 110 तक जो चल रहा है ये आपका एवरेज माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हो गया है आपका, यहीं पर आपको देखिए इस फिगर से ही आगे आपको यहाँ पर समझाया गया है
कि किस उम्र को क्या कहा जाता है, तो 90 से लेकर के 110 के बीच के समान बुद्धि वाला होता है। जिनकी बुद्धि लब्धि अगर 70 से कम हो तो उसको हम कहते हैं मानसिक मंदन बुद्धि वाला व्यक्ति, ठीक है। और जिसकी बुद्धि लब्धि अगर 130 से अधिक हो तो उसको कहते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है। ये तालिका में आपको पूरा दे दिया गया। ये तालिका अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जिसके बुद्धि लब्धि जो है 140 से ज़्यादा हो तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा, और 120 से लेकर के 39 के बीच हो तो उसको अति श्रेष्ठ कहा जाता है, 110 से 119 के बीच में हो तो इसको श्रेष्ठ कहते हैं, 90 से 109 में हो तो सामान्य कहा जाता है, 80 से 89 हो तो इसको मंद कहते हैं, 70 से 79 हो तो इसको सीमांत मंद बुद्धि कहते हैं, 60 से 69 हो तो इसको मूर्ख कहते हैं, और 20 से लेकर के 59 तक हो तो इसको मूढ़ कहा जाता है, और 20 से अगर कम हो तो इसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू की सीमाएं तथा विचलन बुद्धि लब्धि। देखिए यहाँ पर एक हम लोग अभी बुद्धि लब्धि पढ़े थे, ठीक है। एक यहाँ पर और एक बुद्धि लब्धि आया जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, DIQ, यानी कि विचलन बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि तभी आप समझ गए। एक विचलन बुद्धि लब्धि क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर नीचे में समझाया गया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पीछे जो आप पढ़े थे वो इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस फॉर्मूला से आपको विचलन बुद्धि लब्धि निकाला जाता है आपका, ठीक है। Z बराबर x माइनस माध्य बटा प्रवान विचलन, ठीक है। चलिए इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिताएं हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण की क्या यहाँ पर उपयोगिताएं हैं ये भी आपको यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की अनेक उपयोगिताओं का वर्णन किया है, और यही आपको इसका क्या उपयोगिता है बुद्धि लब्धि का, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शाब्दिक बुद्धि लब्धि और अशाब्दिक बुद्धि लब्धि में क्या अंतर है दोस्तों। तो देखिए शाब्दिक बुद्धि लब्धि के बारे में इधर दे दिया गया है, अशाब्दिक बुद्धि लब्धि के बारे में इधर दे दिया है। ये दोनों में अंतर आपको यहाँ पर दिया है, चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एक और यहाँ पर अंतर दिया गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि चलिए दो ही था ना, हाँ ठीक है। अब है कि बुद्धि परीक्षण की सीमाएं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण की क्या क्या सीमाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। अब बुद्धि के क्या सिद्धांत हैं, बहुत लंबा ये टॉपिक है आपका, है ना। चलिए बुद्धि सिद्धांत को हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि बुद्धि की संरचना की पूर्ण रूपेण व्याख्या तब हो पाती है जब हम बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान देते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए, और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप हमें बुद्धि के कई सिद्धांत प्राप्त हैं। सिद्धांतों का वर्गीकरण मूल रूप से निम्नांकित दो प्रमुख श्रेणियों में किया गया है। तो बुद्धि के सिद्धांत को दो प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है, एक है आपका कारकीय सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। दोस्तों कारकीय सिद्धांत में देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, कारकीय सिद्धांत। अब देखिए इसके अंतर्गत कह रहा है कि इसके अंतर्गत उन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने बुद्धि की संरचना की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में किया है। प्रायः इन कारकों को विशेष सांख्यिकीय विधि जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है, इसके आधार पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और इसके आधार पर जैसे कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो एक कारक सिद्धांत आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने, ठीक है, एक कारक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है, याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, तो बहुकारक सिद्धांत हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कैटल का सिद्धांत। तो कैटल कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो शील गुण सिद्धांत है ना, कैटल का जो है वो आपका शील गुण सिद्धांत है। ठीक है, और है आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मास्लो ने,
अब्राहम मास्लो। तो ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इतने सारे जो कारक हैं ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन महोदय, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक और सील गुण सिद्धांत कैटल महोदय, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर और अब्राहम मास्लो पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो ये कुछ कारकीय सिद्धांत थे। अब जो अगला है वो है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। ठीक है, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में डिटेल से दिया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये स्पीयरमैन वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। जी हाँ, याद रखिएगा, ये कहाँ थे? ब्रिटेन के इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने कारक विश्लेषण की प्रविधि द्वारा कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है और बताया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होते हैं। एक तो सामान्य कारक जिसको जी फैक्टर कहा जाता है, और एक विशिष्ट कारक जिसको एस फैक्टर कहा जाता है। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर के भी जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि सामान्य कारक यानी कि जी कारक। कह रहा है कि स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक के से तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता यानी कि भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। यही कारक है कि जी कारक को स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा प्रदान किया है। स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीणता होता है। तो ये स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है सामान्य कारक की विशेषताएं। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख यहाँ पर विशेषता आपको दे दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट कारक के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो विशिष्ट कारक यानी कि एस कारक इसको कहा जाता है, स्पेसिफिक कारक। कारक स्पीयरमैन का यह भी विचार था कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्टता की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। स्पीयरमैन इसे एस कारक सिद्धांत बोला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट दिया है वो है सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, ये कारक आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे। तो सबसे पहले परिवार होगा, फिर स्कूल होगा, है ना, फिर आपका हो जाएगा सामुदायिक प्रभाव हो जाएगा, चौथा है शारीरिक स्वास्थ्य है, पाँचवा आर्स पड़ोस है, छठा बौद्धिक विकास है, सातवां सामाजिक आर्थिक स्तर है, और नेक्स्ट है आपका माता पिता का व्यवसाय है। अगला जो पॉइंट है वो है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अधिगम को। अधिगम आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और अधिगम ये आपका लास्ट टॉपिक होगा आपका। ठीक है, अधिगम के बाद आपका ये टॉपिक आज समाप्त होगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे आपका। चलिए तो अधिगम को हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अधिगम मतलब अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। हाँ, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। यानी कि अधिगम या सीखना दोस्तों एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी समय से कुछ न कुछ सीखना आरंभ कर देता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। सॉरी, कह रहा है कि सामान्य अर्थ में सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है ना। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो सीखने के तरीके से हो रहा है, सीखने की वजह से हो रहा है ना। और कह रहा है कि परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम नहीं कहा जा सकता है। सभी तरीके में नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पर कथन है जो आप यहाँ से नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है ना। अधिगम के बारे में ये कथन दिया गया है। वुडवर्थ के अनुसार कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। और अगला है मार्गन तथा गिलीलैंड के अनुसार कह रहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों जीडी बोआज के अनुसार कह रहा है कि सीखना या अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति
विभिन्न आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक जिनका कथन है दोस्तों, याद रखिएगा अधिगम के बारे में, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब अधिगम से संबंधित क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है। कह रहा है कि सामान्य परिभाषाओं का यदि एक संयुक्त विश्लेषण किया जाए तो सीखने का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस तरह के विश्लेषण करने पर हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दोस्तों? तो पहला है कि सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। बिल्कुल है, सीखने का मतलब क्या हुआ कि आपके जो लाइफ है, आपके जो जीवन है, उसमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। दूसरा है कि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। और तीसरा है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अब है कि अधिगम की क्या प्रकृति है, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल से, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे पॉइंट है अधिगम। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की प्रकृति प्रक्रिया को कोई व्यक्ति कैसे सीखता है इसको समझने के लिए ढेर सारा साहित्य इकट्ठा किया है। कह रहा है कि जब हम अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो अधिगम की प्रकृति के संदर्भ में निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं। और ये जो बिंदु है दोस्तों, ये अधिगम से ही संबंधित है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे है कि अधिगम की क्या विशेषताएं होती है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। और बहुत सारी विशेषताएं हैं अधिगम की, जैसे कि पहला विशेषता आपको दिया गया है कि अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। बिल्कुल है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे व्यवहार में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो विशेषता है वो है कि संपूर्ण जीवन ही अधिगम है दोस्तों। संपूर्ण जीवन हम क्या है? तो कुछ न कुछ सीखते रहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तीसरा है कि अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वह अस्थायी होते हैं। जी हाँ, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, है ना, किसी चीज़ को देख करके, पढ़ करके, है ना, चाहे किसी को सिखा करके, तो ये क्या होता है? ये अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट है कि अधिगम एक समायोजन की भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है? तो ये सार्वभौमिक है, यानी कि प्रत्येक जीवन प्राणी अधिगम करता है और मनुष्य में अधिगम की क्षमता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अधिगम जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है आपका, है ना, ये व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। जी हाँ, अगर आप अधिगम करते रहते हैं तो आप निरंतर विकास भी करते रहते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है वो कहाँ गया आपका? 8 नंबर। कह रहा है कि अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। जी हाँ, अधिगम क्या है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, मतलब कि धीरे धीरे अपने लाइफ में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? तो स्थानांतरणीय भी होता है। अधिगम जो है ये उत्तेजना तथा अनुक्रिया के माध्यम मध्य एक संबंध है दोस्तों। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो ये अधिगम की महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं हैं जो एग्ज़ाम में ऑप्शन के अनुसार छांटने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। ठीक है, आगे जो पॉइंट है वो है कि अधिगम की क्या अवधारणा है और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण, यानी कि विद्यालय जब बच्चा जाना शुरू करता है उस समय शुरुआती दौरान के समय क्या अधिगम होना चाहिए और उस शिक्षण कैसे होना चाहिए। तो कह रहा है कि अधिगम को निम्न प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। पहला है कि व्यवहार का पूर्णतया स्थायी रूपांतरण, जीवन की मांगों से मिलने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान, वृत्ति को ग्रहण करना। ये बहुत सारा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आगे है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम क्या है? सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहती है, हमेशा ये चलते रहती है। बचपन से ही प्रत्येक मनुष्य जो है अपने व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति, रुचि आदि से अपने व्यवहार में क्या करते रहता है? परिवर्तन करने की कोशिश करता है और वह ऐसा जीवन की परिवर्तनशील स्थितियों में स्वयं को निरंतर फिट रखने को करता है। अगला है कि अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। अधिगम सुविचारित होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिवादी है। अधिगम एक व्यक्ति के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। अधिगम स्थानांतरणीय है। अब है कि अधिगम के प्रकार। चलिए, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और
अधिगम के प्रकार को बताना दोस्तों एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों ये चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि इसका वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है ना, अनेक आधार पर। जैसे कि पहला आधार है कि अधिगम के क्षेत्र में आधार पर अधिगम के प्रकार हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा है कि अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाली दशाओं के आधार पर अधिगम, और तीसरा है कठिनाई के स्तर पर आधारित अधिगम का प्रकार। ठीक है, तो इन आधारों पर इसको प्रकार में बांट सकते हैं, और आगे इसी 3 भाग में अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है प्रकार को। जैसे कि अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम के कितने प्रकार हैं। पहला हो गया आपका संवेदन गति अधिगम, ठीक है। दूसरा है ज्ञानात्मक अधिगम। अच्छा, इसी का 3 चरण है दोस्तों। संवेदन गति अधिगम जो है ना, इसी का कितना है, 3 चरण दिया गया है। एक तो ज्ञानात्मक, एक दृढ़ीकरण, और एक होता है स्वचालित स्थिति आपका। ठीक है, तो ये 3 चरण इसी के बारे में दिया गया है। दूसरा जो है आपका वो गामक अधिगम है, फिर है आपका बौद्धिक अधिगम है ना, और फिर बौद्धिक अधिगम को भी यहाँ पर कई भागों में आपको बांटा गया है आपका। ठीक है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, रसानुभूति परक अधिगम। ठीक है, और जो नेक्स्ट अधिगम का प्रकार था वो था अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाली दशाओं के आधार पर अधिगम के प्रकार, जैसे कि स्मृति अधिगम, चिंतन स्तर अधिगम। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको PDF दे देंगे ग्रुप में, है ना। कल आपका ये समाप्त हो जाएगा यूनिट 4, उसके बाद इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है कठिनाई के स्तर पर आधारित अधिगम के प्रकार। कठिनाई के स्तर पर भी यहाँ पर बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गेने के अनुसार, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लीजिएगा, है ना। गेने महोदय ये भी मनोवैज्ञानिक है। कह रहा है कि गेने ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो याद रखिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 भेद बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने भेद बताए गए हैं। तो ये 8 भेद बताए गए हैं। ये पुस्तक किसकी है, तो गेने महोदय की है। कह रहा है कि जिसे वह निष्पादन परिवर्तन कहता है। गेने द्वारा बताए गए अधिगम के भेदों को कठिनता के स्तर के आधार पर एक क्रम में रखा जा सकता है। और ये 8 जो भेद है दोस्तों, आपको 8 यहाँ पर दिया गया है। पहला है संकेतक अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, चौथा है श्रृंखला अधिगम, पाँचवा है विभेदन अधिगम, छठा है संप्रत्यय अधिगम, और सातवां है नियम अधिगम, और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। ये गेने के द्वारा बांटा गया है। 8 भेद बताए गए हैं द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। ठीक है, चलिए 8 के अधिगम के 8 भेद। अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हर एक चीज़ को प्रभावित करने वाला कारक होता है ना, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसको प्रभावित करने वाला कारक होता है। उससे हमें लाभ होता है, उससे हमें हानि होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अधिगम जो है इसको भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। और वो कारक कौन कौन से हैं, है ना। तो ये जो कारक है, जैसे कि बालक स्वयं पहला कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा है कि बालक की बुद्धि, है ना, बुद्धि भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आयु, और उसके बाद है सीखने की इच्छा, ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। और नेक्स्ट है आपका मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन भी आपको क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। और उसके बाद है शैक्षिक पृष्ठभूमि, तो शैक्षिक पृष्ठभूमि से भी अधिगम प्रभावित होता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा से भी अधिगम प्रभावित होता है, और इसको काफ़ी डिटेल में दिया है ना, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बालक का स्वास्थ्य जो है इससे भी अधिगम प्रभावित होता है, और बालक की मनोवृत्ति, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो टॉपिक है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। 1 या 2 या 3 प्रश्न यहाँ से फिक्स हो जाएगा इस टॉपिक से, और ये टॉपिक हम देखेंगे कल। जी हाँ, आज हम यहीं तक रहने देंगे, और कल देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो ये है अगला टॉपिक। अभी बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है जिसको हम कल करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अभी बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। और अगले क्लास में फिर से कल इसी समय 9 बजे आप लोग आइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लास्ट में यहाँ पर करवा दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, है ना, PDF के रूप में। ठीक है, तो इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है ना, DLED, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, और आगे भी जो आपको क्लास होगी उसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है। पीछे हम 85 टेस्ट कराए थे, वो भी PDF आपको दे दिया जाएगा। मैथ का जो क्लास हुआ वो भी मिल जाएगा आपका, है ना। और भारत का भूगोल आपका कंप्लीट करवा दिए हैं 5 क्लास में, वो भी आपको मिल जाएगा। और सभी PDF आपको ग्रुप में दे दिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना कह रहे हैं कि सर हमको PDF नहीं मिला। देखिए, मैं ग्रुप में बहुत बार PDF आप लोग को भेज दिया हूँ, है ना, भेजते भेजते थक गए हैं,
तो अब ग्रुप में PDF नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अब भेजा भी जाएगा तो 1 महीना के बाद आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, अभी ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा, है ना। तो आपको जो भी PDF दिया जाता है उसको संभाल के रखिए, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। हाँ चलिए, तो अगर हमारे ग्रुप में अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पर सभी PDF आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा आराम से, है ना। 351 यहाँ पर दोस्तों चार्ज है मात्र, और 351 पेमेंट करना है आपको इसी नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पर, ठीक है। तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से आप ये 2 नंबर पर, किसी भी नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के जो ऊपर वाला नंबर है 7857 नंबर, इस पर आप भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है ना। देखिए, हमें लग रहा है कि ये जो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो उसमें सितंबर में नहीं हो पाएगा, लग रहा है कि अब अक्टूबर तक अब आपका जाएगा, है ना। अक्टूबर तक लग रहा है कि एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि सितंबर में BPSC का एग्ज़ाम का डेट दे दिया है 20 सितंबर और 22 सितंबर, यानी कि दो डेट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा BPSC का। तो इधर तो एग्ज़ाम हो जाएगा BPSC का, तो सभी लोग इसी में बिजी रहेंगे। तो लग रहा है कि अब एग्ज़ाम अक्टूबर आपका जा सकता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, अगस्त भी आधा ज़्यादा ख़त्म हो गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीना आपके पास समय है। तो आराम से आप जुड़ करके तैयारी करिए और 100% निश्चित सफलता मिलेगी आप लोग को, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। किसी भी प्रकार का अगर नोटिस आता है एग्ज़ाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, है ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। और हमारे यहाँ सीटेट की भी तैयारी हो रही है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, पेडागोजी। तो आप यहाँ से कॉल करके आप हमें एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज DLED का यूनिट नंबर 4 का आधा कंप्लीट हो गया है, आधा आपका कल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।